तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में सेक्शन बी के सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम से पहले आप सभी को इसको अच्छे से रट लेना है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है क्योंकि 100% आप लोगों का एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप सब इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़्यादा जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसमें दिया गया है कि दूरी r द्वारा अलग किए गए दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों आपको इस प्रकार लिख देना है कि माना कि पहला पिंड का द्रव्यमान जो है वो m1 है और दूसरा पिंड का जो द्रव्यमान है वो m2 है और दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक है, तो अब जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पहला लिखेंगे दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आपको ये फॉर्मूले के अनुसार लिख देना है कि F समानुपात m1 इंटू m2, जिसको हम समीकरण फर्स्ट के रूप में मान लेंगे। आगे आपको लिख देना है कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो है वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूले लिखेंगे, जैसे कि F समानुपात 1/r², इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों आपके क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में जो हम क्या किए थे कि F समानुपात m1 इंटू m2 लिखे थे, जिसको हम समीकरण फर्स्ट लिए थे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जो है एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में आया था ना कि F समानुपात m1 इंटू m2 और एक समीकरण 2 में आया था F समानुपात 1/r²। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में F कॉमन है तो F बाहर करेंगे तो F समानुपात हो जाएगा m1 इंटू m2 बट्टा हो जाएगा r²। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो समानुपात है इसको हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के रूप में लेंगे तो इसके साथ में g जो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बट्टा हो जाएगा r², जहाँ पर जो है जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। तो इस प्रकार से जो है यह व्यंजक आप लोगों का आ चुका है, यही आप लोगों को निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यानी कि आपको गुण पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो है गुण बताइए। तो देखिए यहाँ पे कोई दो गुण बता सकते हैं, मैंने 4 पॉइंट आपको दर्शाए हैं, इसमें से आपको 2 ही आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर देना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के गुण यानी कि विशेषताएं। तो पहला लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का एक केंद्रीय बल है। ठीक है, आगे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। तीसरा लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घ परास बल है। चौथा लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल यानी कि कमजोर बल है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है पॉइंट के अनुसार आंसर दे देना है, विशेषताएं बता देनी है। इसमें से आपको मात्र 2 पूछे जाएंगे तो आपको 2 ही लिखना है। ठीक है, अगर 4 पूछे जाएंगे तो 4 आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, जिसका कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये दिया है कि प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचिए। तो देखिए प्रतिबल और विकृति का जो ये इसका संबंध होता है, ये आपस में क्या होता है, वो समानुपात होता है यानी गुणनफल को दर्शाता है। तो इसको हम दर्शाएंगे ग्राफ के अनुसार। और इसी का दूसरा क्वेश्चन ये कहा गया है कि स्पष्ट रूप से प्रत्यस्था सीमा यानी कि पराभव बिंदु और विभाजन बिंदु यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट्स को चिन्हित करें। तो इसी ग्राफ में जो आपको चिन्हित करना है। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ खींचा हुआ है। तो ये जो है पहले लिखेंगे एक्स अक्ष, ये वाला जो हो जाएगा एक्स अक्ष जो होगा। ठीक है, जिसको हम विकृति लेंगे, और वाई अक्ष जो कि ऊपर की ओर जाएगा वो हो जाएगा प्रतिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जो है 0 से यानी कि ये वाला जो मूल बिंदु है इससे जो है ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार, जो कि एक समानुपाती सीमा को दर्शाएगी, प्रत्यस्था सीमा को दर्शाएगी और एक विभाजन बिंदु को दर्शाएगी। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 0 से थोड़ा सा ऊपर जो है वाई की ओर लेके जाएंगे, उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद जो है एक्स अक्ष के नज़दीक जो है उसको लाते जाएंगे, नीचे झुका देंगे। तो यही जो है ग्राफ को बताना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्रतिबल समानुपात जो होता है विकृति होता है। तो यही मैंने आपको जो है पहले भी बताया हुआ था, तो आपको इसको जो है अच्छे से याद रख लेना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव की बिंदु के भीतर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यानी कि इसका जो है व्यंजक आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दाब के लिए कहा गया है और उसके बाद जो है इसके भीतर जो है तनाव होती है वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले दाब के लिए लिखेंगे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, जिसको हम कह सकते हैं कि P बराबर होगा F बटा पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं F बराबर P इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि समीकरण फर्स्ट आप लोगों को ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों पृष्ठीय तनाव में लेंगे, उसके बाद लिखेंगे पृष्ठीय तनाव का जो फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई, तो लिखेंगे T बराबर F बटा 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, आगे लिखेंगे F बराबर T इंटू 2 पाई आर, जिसको हम समीकरण 2 के रूप में लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अब आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में ये आया हुआ था और समीकरण सेकेंड में ये आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में F और F जो है ये कट जाएगा, हट जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे P इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे T इंटू 2 पाई आर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है पाई और पाई जो है मिल रहा है, इसको कट कर देंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे एक आर जो है घटेगा। ठीक है, तो एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे आगे होगा आपका पी आर बराबर 2 इंटू टी। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे P बराबर 2T बटा आर, जहाँ पे यही जो है अतिरिक्त दाब का व्यंजक है। तो इसी को जो है आप लोगों को ज्ञात करनी है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण लोलक क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साधारण लोलक क्या है, इसको भी बताऊंगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक साधारण लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसी का, सेकेंड लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है। तो चलिए तीनों को मैं बारी बारी से आपको आंसर देता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि एक साधारण लोलक क्या है, तो इसका आंसर आपको देना है कि यदि किसी भारी पिंड को लंबे, पतले या अवितान्य धागा से किसी दृढ़ आधार से स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाया जाए कि वह मूल बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करे या दोलन कर सके, तो उसे साधारण लोलक कहते हैं। इस प्रकार से जो है आपको आंसर देनी है पहली की। उसके बाद दूसरा जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इसका जो है व्यंजक बताना है, तो इसका जो है आंसर आपको इस प्रकार देना है कि साधारण लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक, तो लिखेंगे T बराबर 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा L बटा G। ठीक है, जहाँ पर जो है T जो है आवर्तकाल है, L जो है लोलक की प्रभावी लंबाई है और G जो है गुरुत्वीय त्वरण है। इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था, इसका प्रभावी लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसका इस प्रकार लिखना है दोस्तों कि सेकेंड लोलक की प्रभावी लंबाई, जहाँ पे जो है इसका व्यंजक मैंने अभी बताया कि T बराबर 2 पाई अंडर रूट होता है L बटा G, जहाँ पे मैंने बताया कि T जो है वो 2 सेकेंड है और G जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, यानी कि वर्ग सेकेंड है, वर्ग सेकेंड है। उसके बाद L जो है यानी आपको ज्ञात करनी है। तो दोनों तरफ इसको जो है या क्या करेंगे, ये वाला जो व्यंजक था इस दोनों को तरफ को वर्ग कर देनी है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे T स्क्वायर हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, यानी कि 2 पर पावर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर ना करेंगे, इसको हम दोनों के स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। उसके बाद इंटू L हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट जो है तो ये स्क्वायर आएगा तो कट जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे L बटा G हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको लिख देना है कि L बराबर G इंटू T स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ये L इधर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे 1 है तो ये L इधर आएगा, तो ये हो जाएगा GT स्क्वायर बटा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। आगे आपको जो है इसका जो मान होता है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है G का, तो वो आपको बताना है 9.8 गुना हो जाएगा। यहाँ पे T का जो मान था वो 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पर पावर लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद ये 4 था तो 4 लिखेंगे, पाई का मान होता है 3.14 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद 9.87, क्योंकि ये देखिए ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा, 4 और 4 तो कट जाएगा, 9.8 बटा हो जाएगा 9.87, जिसको हम भाग देंगे तो आता है 0.992 मोल। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका आंसर आ चुका है। इसको जो है अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, इसको अच्छे से जो आप लोगों को पढ़ लेना है दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी VVI है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिए जाएंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न को परिभाषित करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता और दूसरा दिया है गुप्त ऊष्माधारिता, ठीक है। और देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कैलोरी मिति का सिद्धांत लिखिए। तो चलिए दोस्तों पहला जो 1 नंबर जो क्वेश्चन था इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जो परिभाषित करेंगे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे और आपको आंसर इस प्रकार देना है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। वो आगे जो दिया गया था अगला कि गुप्त ऊष्माधारिता क्या है, तो उसको भी आपको बताना है कि किसी पदार्थ की ताप परिवर्तन किए बिना इसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्माधारिता कहते हैं। इस प्रकार से जो है दोनों को परिभाषित कर देनी है। आगे जो आपको ये पूछा गया था इसका सिद्धांत बताइए कैलोरी मिति का, तो आपको इस प्रकार देना है आंसर कि कैलोरी मिति सिद्धांत के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न तापों वाली बिंदुओं को परस्पर रखा जाता है तो ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में होता है। इस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि एक डोरी में अनुप्रस्थ आवर्त तरंग का वर्णन निम्न समीकरण द्वारा किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है y जो है x और t इजकल टू दिया है 3.0 sin, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन, उसके बाद 36t प्लस जो है 0.018 x प्लस π/4 ये जो दिया गया है इसी के अनुसार जो है आपको क्या करना है समीकरण के द्वारा जो है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर जो है x और y सेंटीमीटर में है और t s में है, यानी कि t जो है समय जो है वो सेकंड के रूप में है और x की धनात्मक दिशा बाएं से दाएं है, इस प्रकार से दिया गया है। तो पहला इसका दिया गया है कि इसका आयाम क्या है, दूसरा दिया है इसकी आवृत्ति क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बिंदु पर प्रारंभिक कला क्या है। तो देखिए सब इसका आंसर इस प्रकार देंगे। पहला लिखेंगे अनुप्रस्थ आवर्त तरंग की समीकरण, जो कि आपका समीकरण यहाँ पे दिया हुआ था वही समीकरण आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस हो जाएगा के एक्स प्लस फाई। उसके बाद लिखेंगे दोनों समीकरण की तुलना करने पर आयाम जो है वो 3.0 सेंटीमीटर होगा और आकृति जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा 36, ठीक है। ओमेगा 36 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कि 2 पाई, ठीक है। 2 पाई उसके हो जाएगा थीटा जो हो जाएगा 2 पाई डी बराबर हो जाएगा 36 और डी बराबर हो जाएगा 36/2 पाई बराबर लिखेंगे 36/2 गुना 3.14, जिसको हम लिखेंगे इसको गुना करने के बाद हो जाएगा 5.735 पर पावर -1, जो कि आपका ये जो है इसका पहला का जो है जो क्वेश्चन गया था आयाम क्या है तो इसका आयाम निकल जाएगा, ठीक है, यानी आकृति इसका निकल जाएगा। चलिए अगला जो आपका दिया गया था कि प्रारंभिक बिंदु का प्रारंभिक कला क्या है तो उसका लिखेंगे π/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आंसर लिखकर दे देनी है। आगे आपको लिख देना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है इसी प्रकार से आपको जो है पूरा का पूरा जो है इसी प्रकार से जो है आपको आंसर देने हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में शामिल होना है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये काफ़ी VVI है और 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।